नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम 50 सबसे खास बाल विकास शिक्षा शास्त्र के प्रश्न आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली नई नई अपडेट इसी प्रकार की आपको प्राप्त होती रहे। तो बिना देर की शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें 50 आपको प्रश्न बताए जाएंगे जो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र के। हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार है। सबसे पहला प्रश्न क्या है? कायांतरण में नहीं पाया जाता है। कायांतरण किस में नहीं पाया जाता है? आपके ऑप्शन है तितली, मच्छर, रेशम कृमि या मछलियां। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आपको तुरंत बता दिए जाएंगे जिससे आपका समय भी ज्यादा व्यतीत ना हो और उत्तर भी आपको तुरंत मिल जाए। तो फर्स्ट इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, मछलियों में कायांतरण नहीं पाया जाता है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसके अतिरिक्त सभी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लाइनक्स, विंडोज 10 या आईओएस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, चरण के दौरान अन्वेषण सबसे महत्वपूर्ण है। कौन से चरण के दौरान, वो आपको बताना है। आपका ऑप्शन है आरंभिक बाल्यावस्था, पूर्व विद्यालय, शिशुकाल या फिर किशोर अवस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें। किशोर अवस्था चरण के दौरान अन्वेषण सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में परीक्षा उत्तेजना को घटाने को कौन सा एक तरीका नहीं है। प्रश्न क्या है? परीक्षा उत्तेजना को, विद्यार्थियों में परीक्षा उत्तेजना को घटाने को कौन सा तरीका नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन देखें, अधिकांश ग्रेड्स को 1 या 2 ग्रेड्स पर आधारित करने से बचना, लिखित परीक्षाओं पर जोर देना, अनावश्यक समय दबाव से बचना या परीक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में स्पष्टता उपलब्ध कराना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लिखित परीक्षाओं पर जोर देना विद्यार्थियों में परीक्षा उत्तेजना को घटाने का एक तरीका नहीं है, बाकी ये सभी तरीके हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के किस चरण से नीचे दिया गया प्रश्न संबंधित है। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, यहां पर आपको ध्यान रखना है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के किस चरण से नीचे दिया गया जो प्रश्न है ये संबंधित है। तो आप देखें प्रश्न क्या है, क्या निरंतर हाथ धोने से डायरिया रोग की घटनाओं में कमी आती है। आपके ऑप्शन है समावेशन, लागू करना, विश्लेषण या मूल्यांकन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रभावी डोमेन में के स्तर पर संक्षिप्त ज्ञान बनाया जाता है। प्रभावी डोमेन में किसके स्तर पर संक्षिप्त ज्ञान बनाया जाता है? अंकन, आयोजन, निरूपण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निरूपण। क्या आएगा? प्रभावी डोमेन में निरूपण के स्तर पर संक्षिप्त ज्ञान बनाया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक की होती है। फ्रेंड्स, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका आपको बतानी है। नेता, मूल्यांकन, प्रशिक्षक या उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रशिक्षक। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका किसकी होती है? एक प्रशिक्षक की होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को प्रतिशत होना चाहिए। लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनका प्रतिशत आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 5 से 10%, 25 से 40%, 70 से 80% या उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 25 से 40%।
एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार लघु उत्तरी जो प्रश्न होते हैं उनका प्रतिशत 25 से 40% होना चाहिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, संक्षिप्त विचार सामान्यता में आरंभ होते हैं। संक्षिप्त जो विचार हैं किसमें आरंभ होते हैं वो आपको बताना है, कौन सी अवस्था में आरंभ होते हैं। आपके ऑप्शन है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, पूर्व संक्रियागत अवस्था, ठोस संक्रियागत अवस्था, औपचारिक संक्रियागत अवस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियागत अवस्था। संक्षिप्त विचार सामान्यता औपचारिक संक्रियागत अवस्था में आरंभ होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, माला की माताजी एक जिम्मेदार अभिभावक है जो माला की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ध्यान रखती है। माला एक शिशु है। अब एरिक्सन के अनुसार माला के की संभावना है, किसकी संभावना है वो ध्यान रखना है। विश्व पर आधारभूत विश्वास का जीवन पर्यंत दृष्टिकोण बनाने की, कुछ पठन बाधाओं का अनुभव करने की, अपने भाई से लगाव बनाने में कठिनाई या उपहत बच्चा बनने की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व पर आधारभूत विश्वास का जीवन पर्यंत दृष्टिकोण बनाने की। एरिक्सन के अनुसार माला के विश्व पर आधारभूत विश्वास का जीवन पर्यंत दृष्टिकोण बनाने की संभावना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक सांख्यिकी माप जो वह सीमा दर्शाता है जहां तक एक कारक में परिवर्तन के साथ दूसरे कारक में भी परिवर्तन होता है वह कहलाता है। क्या कहलाता है वो आपको बताना है। प्रश्न क्या है, एक सांख्यिकी माप जो वह सीमा दर्शाता है जहां तक एक कारक में परिवर्तन के साथ दूसरे कारक में भी परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन है मानक विचलन, अंत संबंध गुणांक, चतुर्थक विचलन या फिर श्रेणी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अंत संबंध गुणांक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक सममित आवंटन में दो मानक विचलन लगभग मद को आच्छादित करते हैं। कितने प्रतिशत मद को दर्शाते हैं ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 68%, 78%, 95% या फिर 98%। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 95%। एक सममित आवंटन में दो मानक विचलन 95%, लगभग 95% मद को आच्छादित करते हैं। हमारा अगला प्रश्न, व्याख्यान विधि के कुछ अवगुण दूर किए जा सकते हैं। व्याख्यान विधि के जो अवगुण है वो कैसे दूर किए जा सकते हैं। आपके ऑप्शन है व्याख्यान की अवधि बढ़ाकर, विषय को संगठित तरीके से प्रस्तुत करके, दृश्य श्रव्य उपादान प्रयोग करके, विद्यार्थी अनुशासन सुनिश्चित करके। अब ऑप्शन देखें, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 या 2, 3, 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। 2 और 3 ये आएगा। व्याख्यान विधि के कुछ अवगुण दूर किए जा सकते हैं विषय को संगठित तरीके से प्रस्तुत करके और दृश्य श्रव्य उपादान प्रयोग करके। इसके बाद में अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का एक लक्षण नहीं है। किसका एक लक्षण नहीं बताना है, पठन का। पठन एक आजीवन प्रक्रिया है, पठन प्रत्यक्षतः विचार योग्य है, पठन को अभ्यास द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पठन प्रत्यक्षतः विचार योग्य है। पठन का एक लक्षण नहीं है इसमें आएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, कक्षाओं में भौतिक वस्तुओं का समूहीकरण उनके लक्षणों के आधार पर करना की एक विशेषता है। प्रश्न ध्यानपूर्वक सुने, कक्षाओं में भौतिक वस्तुओं का समूहीकरण उनके लक्षणों के आधार पर करना किसकी एक विशेषता है ये बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, भेद द्वारा पठन, सिद्धांतों का पठन, संकल्पना या चलता अनुबंधन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संकल्पना पठन। क्या आएगा इसमें, संकल्पना पठन की एक विशेषता है। कक्षाओं में भौतिक वस्तुओं का समूहीकरण उनके लक्षणों के आधार पर करना संकल्पना पठन की एक विशेषता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन,
अनुमानी शिक्षण विधि के लिए कौन सा सत्य नहीं है? अनुमानी शिक्षण विधि के लिए कौन सा सत्य नहीं है वो आपको बताना है। स्व अनुभव द्वारा सीखना, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उपयोगी, समस्या समाधान शामिल करना, विद्यार्थी संपूर्ण पठन क्रिया के दौरान सक्रिय होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उपयोगी। क्या होगा? शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उपयोगी अनुमानी शिक्षण विधि के लिए सत्य नहीं है। बाकी ए, सी और डी ये तो सत्य हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, शिक्षण की अनुमानी विधि द्वारा विकसित की गई। जो शिक्षण की अनुमानी विधि है ये किसके द्वारा विकसित की गई ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है डेंकर, आर्मस्ट्रॉन्ग, कर्बर्ट स्पेंसर या मोनरो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो अनुमानी विधि है शिक्षण की वो आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा विकसित की गई। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, व्याकरण पढ़ाने की प्रेरक विधि के बारे में कौन सा सत्य है? व्याकरण पढ़ाने की कौन सी विधि के बारे में, प्रेरक विधि के बारे में सत्य कौन सा है वो आपको बताना है। भली भांति प्रशिक्षित नहीं हुए अध्यापक को भी व्याख्यान का उपयोग करते हुए व्याकरण पढ़ाने की अनुमति देता है। विद्यार्थी केंद्रित है, व्याकरण के सूक्ष्म बिंदुओं का शिक्षण करवाता है या उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्यार्थी केंद्रित है। व्याकरण पढ़ाने की प्रेरक विधि के बारे में सत्य क्या है कि ये विद्यार्थी केंद्रित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, गणित पढ़ाने में गृहकार्य देना प्रभावी है, कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है? विद्यार्थियों को घर पर व्यस्त रखना, गणित के सवालों के अभ्यास के लिए, विद्यार्थियों के स्वाध्ययन को बढ़ावा देना या अभिभावकों के शामिल होने को बढ़ाने के लिए। प्रश्न क्या है? गणित पढ़ाने में गृहकार्य देना प्रभावी है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के स्वाध्ययन को बढ़ावा देना, गणित पढ़ाने में गृहकार्य देना प्रभावी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अध्यापन की भूमिका की होती है, किसकी होती है? जो अध्यापक की भूमिका है वो आपको बताना है। मूल्यांकन, प्रशिक्षक, व्याख्याता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशिक्षक की भूमिका होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, यदि एक बच्चे की कालानुक्रमिक आयु 60 माह है और उसकी मानसिक आयु 66 माह है, उसका आईक्यू है, एक बच्चे का आईक्यू आपको बताना है। 90, 100, 110 यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 110। 110 आएगा यदि एक बच्चे की कालानुक्रमिक आयु 60 माह है और उसकी मानसिक आयु 66 माह है, तो उसका जो आईक्यू लेवल है वो 110 होगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मौजूदा योजनाओं को नई सूचना को शामिल। प्रश्न क्या है? मौजूदा योजनाओं को नई सूचना को शामिल करते हुए परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। व्यास मापन, अनुबंधन, अनुकूलन या समंजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुकूलन। क्या कहते हैं उसे? अनुकूलन कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, विकलांगता जो एक बालक की हस्तलेख योग्यता और सूक्ष्म प्रेरक कौशल को प्रभावित करती है वह कहलाती है। प्रश्न क्या है? विकलांगता जो एक बालक की हस्तलेख योग्यता और सूक्ष्म प्रेरक कौशल को प्रभावित करती है वे क्या कहलाती है? डिस्केलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्टोनिया या डिस्मोर्फिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्ग्राफिया। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरण का एक कारक नहीं होगा? अभिप्रेरण का एक कारक नहीं होगा वो आपको बताना है। अच्छे निष्पादन के लिए पुरस्कार देना,
प्राप्तियों के लिए प्रोत्साहन देना, लक्ष्य प्राप्ति या उससे आगे निकलने के लिए प्रशंसा, या फिर एक विषय का उच्च दोहराव अभ्यास निर्दिष्ट करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एक विषय का उच्च दोहराव अभ्यास निर्दिष्ट करना अभिप्रेरण का कारण नहीं होगा, नहीं आपको बताना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा, पिंटनर पर्टसन पैमाना एक है। पिंटनर पर्टसन पैमाना क्या है? शाब्दिक परीक्षण, गैर शाब्दिक परीक्षण, निष्पादन परीक्षण, सांस्कृतिक विशिष्ट परीक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निष्पादन परीक्षण। क्या आएगा इसमें? निष्पादन परीक्षण पिंटनर पर्टसन पैमाना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, साइकोमेट्रिक परीक्षण में जी कारक का अस्तित्व द्वारा प्रस्तावित किया गया। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? साइकोमेट्रिक परीक्षण में जी कारक का अस्तित्व। बिनेट, बेवेज, थॉर्नडाइक या स्पीयरमैन। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्पीयरमैन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी के अवांछनीय व्यवहार को परिवर्तित करने का सबसे प्रभावी तरीका है दंड थोपना, नजरअंदाज करना, अभिभावकों को संभालने के लिए कहना, या कारण पता करना और उपाय उपलब्ध कराने का प्रयास करना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कारण पता करना और उपाय उपलब्ध कराने का प्रयास करना विद्यार्थी के जो अवांछनीय व्यवहार, गलत व्यवहार को परिवर्तित करने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर के बुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार विद्यालयों में बुद्धिमत्ता के किस रूप का सम्मान नहीं किया जाता? किसके अनुसार? हावर्ड गार्डनर के बुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार। प्रश्न ध्यानपूर्वक सुने क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम आपके लिए लेकर उपलब्ध हुए हैं। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धिमत्ता जो सिद्धांत है वो आपको उसके आधार पर बताना है। विद्यालयों में बुद्धिमत्ता के किस रूप का सम्मान नहीं किया जाता? स्थानिक, भाषा संबंधी, तार्किक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, सीसीई में कितने प्रतिशत निर्माणात्मक मूल्यांकन है? जो सीसीई है, सतत व्यापक मूल्यांकन, उसमें कितने प्रतिशत निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है? 20%, 40%, 50% या 75%? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 40%। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणात्मक मूल्यांकन के लिए एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा निर्माणात्मक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त उपकरण नहीं है? समानुदेशक, मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तरी या सत्र परीक्षा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सत्र परीक्षा। अगला क्वेश्चन, ये कई बार पूछा जा चुका है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाला। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ग्रामीण विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराने से, सार्वभौमिक पंजीकरण कराने से, या सभी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से, या फिर बीच में ही विद्यालय छोड़ने को रोकने से। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये किससे संबंधित है ये आपको इसमें बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, कौन सी एक अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं है? कौन सी एक अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं है ये आपको इसमें बताना है। चित्रों और उदाहरणों का प्रयोग, मौजूदा ज्ञान पर ही आगे बढ़ना, एक ही व्याख्यान में कई परिकल्पनाएं बताना, या अत्यधिक लंबा नहीं होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक ही व्याख्यान में कई परिकल्पनाएं बताना अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं है।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने लिखा वह एकमात्र सीख जो पर्याप्त रूप से व्यवहार और शिक्षा को प्रभावित करती है वह स्वयं खोजी हुई होती है। ये किसने लिखा है? कार्ल रोजर्स, मारिया मॉन्टेसरी, जॉन डीवी या लेव वाइगोत्स्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रोजर्स। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, कौन सा मचान का एक उदाहरण नहीं है? ऐसा कार्य देना जो विद्यार्थी स्वयं ना कर सके परंतु किसी की मदद से कर सके। मानकीकृत आईक्यू परीक्षणों को प्रशासित करना, अपहत विद्यार्थियों को नोट्स बनाने के सही तरीके के बारे में पढ़ाया जाना और उपहार देना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक अवधारणाओं को पढ़ाने की कौन सी विधि सर्वाधिक कम प्रभावी होगी? वैज्ञानिक अवधारणाओं को पढ़ाने की कौन सी विधि सर्वाधिक कम प्रभावी होगी? आपका ऑप्शन है, एक बड़े अध्यापन कक्ष को व्याख्यान देना, एक कोटे समूह को वैज्ञानिक नियमों का प्रदर्शन देना, विद्यार्थियों द्वारा किए गए प्रयोगशाली प्रयोग, या फिर विज्ञान परियोजनाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक बड़े अध्यापन कक्ष को व्याख्यान देना वैज्ञानिक अवधारणाओं को पढ़ाने की विधि सर्वाधिक कम प्रभावी होगी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा किसके आधार पर न्यायोचित ठहराई जा सकती है? बालक जानते हैं कि उनके लिए क्या उत्तम है, बालकों को अपनी शिक्षा के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है, बालकों में वैयक्तिक अंतर है, सभी बालक बराबर हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बालकों में वैयक्तिक अंतर है। बाल केंद्रित शिक्षा बालकों में वैयक्तिक अंतर है के आधार पर न्यायोचित ठहराई जा सकती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अलग अलग बालकों को अलग अलग कार्य सौंपे जाने को किसके आधार पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है? अलग अलग बालकों को अलग अलग कार्य सौंपे जाने को विद्यार्थियों को विभिन्नता पसंद है, यह कार्य की नकल को रोकता है, विद्यार्थियों में वैयक्तिक अंतर है, इसे किसी भी प्रकार न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बताएं क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों में वैयक्तिक अंतर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तार्किकता पर निर्भर करती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार आपको यह बताना है कि जो नैतिक तार्किकता है वो किस पर निर्भर करती है? संदर्भ, बाहरी उद्दीपक, प्रशिक्षण या विकास का चरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विकास का चरण। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व किस चरण के अंत में विकसित किया जाता है? ज्ञानेंद्रिय, पूर्व संक्रियागत, ठोस संक्रियागत या औपचारिक संक्रियागत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानेंद्रिय। पियाजे के सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व ज्ञानेंद्रिय चरण के अंत में विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? बच्चों को छनन प्रक्रिया के बारे में बताने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होगा। बच्चों को छनन प्रक्रिया के बारे में बताने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा होगा ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, प्रक्रिया के बारे में बताते हुए व्याख्यान देना, कक्षा चर्चा करना, बोर्ड पर विस्तृत आरेख करना या प्रक्रिया का प्रदर्शन करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रक्रिया का प्रदर्शन करना बच्चों को छनन प्रक्रिया के बारे में बताने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को गुणन सारणियां याद कराने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होगा? अब याद क्या कराना है विद्यार्थियों को? गुणन सारणियां, यहां ध्यान रखना है। उसका जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है बताना है। शिक्षक पहाड़ों को बोर्ड पर लिखे और बच्चों को नकल करने के लिए कहे, या फिर
बच्चों को गृह कार्य दे जिससे उन्हें पहाड़े लिखने हो। प्रशिक्षण और अभ्यास, बच्चों को एक समय सीमा में दे जिसके भीतर उन्हें पहाड़े याद करने हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशिक्षण और अभ्यास गुणन सारणियां याद कराने का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, सीसीई प्रणाली के बारे में कौन सा सत्य नहीं है। सीसीई प्रणाली के बारे में कौन सा सत्य नहीं है ये आपको बताना है। बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाता है, सामग्री के छोटे हिस्से पर सीखने की प्रगति की पहचान करता है, उपचारात्मक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराता है, गैर शिक्षण योग्यताओं की पहचान करता है और उन्हें बढ़ावा देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपचारात्मक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराता है। सीसी प्रणाली के बारे में सत्य नहीं है ये वाला सी नंबर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, जानकारी दी गई और पूर्ण द्वारा स्वीकृत नहीं है। प्रश्न क्या है, जानकारी, यहां ध्यान रखना है, दी गई और पूर्ण, दी गई और पूर्ण किसके द्वारा स्वीकृत नहीं है। व्यवहारवाद, संज्ञात्मक, संरचनावाद या उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संरचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपहत विद्यार्थी सामान्यता होंगे। उपहत विद्यार्थी सामान्यता कौन से होंगे, अत्यंत मेहनती, बहिर्मुखी, अभिसारी या फिर विचारक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विचारक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम के अनुक्रम में क्वेश्चन से जुड़ा है। ब्लूम के अनुक्रम में क्वेश्चन से क्या जुड़ा है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, मनोप्रेरणा ज्ञान क्षेत्र, प्रभावी ज्ञान क्षेत्र या उपर्युक्त ज्ञान क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त ज्ञान क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह परियोजना कार्य के विकास में सहायता करते हैं। समूह परियोजना कार्य किसके विकास में सहायता करते हैं, मजबूत अंतरा समूह प्रतिस्पर्धा, प्राप्ति को वैयक्तिक संवेदना, सहयोग और समस्या सुलझाने का कौशल या उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। समूह परियोजना कार्य क्या होता है, मजबूत अंतरा समूह प्रतिस्पर्धा के विकास में सहायता भी करते हैं और प्राप्ति को वैयक्तिक संवेदना के विकास में भी सहायता करते हैं और सहयोग और समस्या सुलझाने का कौशल में भी सहायता करते हैं, उसके विकास में भी सहायता करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे विश्लेषण में यह पाया गया है कि एक परीक्षण उन पहलुओं को पर्याप्त रूप से नहीं माप पाया जिनके लिए उसे बनाया गया था। खराब है, विश्वसनीयता, पूर्वनुमेयता, वैधता या पुनरुत्पादकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वैधता। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, विज्ञान में प्रयोगशाला प्रयोग को वर्गीकृत करेंगे। विज्ञान में प्रयोगशाला प्रयोग को वर्गीकृत करेंगे, किसमें वर्गीकृत करेंगे, श्रवण उपादान, दृश्य उपादान, गतिविधि उपादान या फिर दृश्य श्रव्य उपादान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दृश्य श्रव्य उपादान में विज्ञान में प्रयोगशाला प्रयोग को दृश्य श्रव्य उपादान में वर्गीकृत करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा परियोजना आधारित निर्देशों का एक लाभ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना आधारित निर्देशों का एक लाभ नहीं है, चुनाव करने की अनुमति देते हुए विद्यार्थी प्रेरणा को बढ़ाता है, दोहराव द्वारा सीखने को सुधारता है, विद्यार्थी आधारित निर्देश को वास्तविक जीवन से जोड़ता है या उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दोहराव द्वारा सीखने को सुधारता है। ये क्या है, परियोजना आधारित निर्देशों का एक लाभ नहीं है। बाकी अगर प्रश्न आया कि परियोजना आधारित निर्देशों का लाभ बताइए, तो लाभ में आप बताएंगे चुनाव करने की अनुमति देते हुए विद्यार्थी को प्रेरणा को बढ़ाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक निष्कर्ष की वैधता को जांचना ब्लूम के वर्गीकरण में किस वर्ग में आएगा। लास्ट प्रश्न है ये। आज सुपर 50 क्वेश्चन आपको बताएं
एक निष्कर्ष की वैधता को जांचना ब्लूम के वर्गीकरण में किस वर्ग में आएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो किसके आधार पर बताना है? ब्लूम के वर्गीकरण में कौन से में आएगा ये बताना है। ज्ञान, विश्लेषण, निर्माण या मूल्यांकन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन। एक निष्कर्ष की वैधता को जांचना मूल्यांकन होता है किसके अनुसार? ब्लूम के वर्गीकरण में जो वर्ग है वो क्या है? मूल्यांकन वर्ग है। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।